ठीक है सर, कंपनी लॉ पढ़ना है। कंपनी लॉ की क्लास है ना आज, बिजनेस लॉ की तो नहीं है। तो वो जिन्होंने पहले कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है ज़रा वो हाथ खड़े करें। मैंने पहले भी पढ़ा था जब पुरानी स्कीम में। आप लोग हैं? बहुत ठीक है, चलो गुड है। तो उस वक्त पास क्यों नहीं किया ना लिखो। कंपनी लॉ आपके बिजनेस लॉ की वो वाली ब्रांच जो कंपनीज़ की इनकॉर्पोरेशन, कंपनीज़ की क्रिएशन, कंपनीज़ के डायरेक्टर्स कैसे बनेंगे, कैसे रिमूव होंगे, कैसे रिटायर होंगे, कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होंगे, कितने इशू हो सकते हैं, कंपनी के कितने मेंबर्स होने ज़रूरी हैं, कंपनी लोन कैसे लेगी, कंपनी अपने ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट करेगी, ये तकरीबन, और ये बहुत सारी चीज़ें और एक कंपनी जो आपने क्रिएट की उसको वाइंड अप कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को कवर करता है। कंपनी लॉ बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर एक निस्बतन आसान और पेपर पास करवाने वाला एलिमेंट माना जाता था उस वक्त कि मर्केंटाइल लॉ के पेपर के साथ जब कंपनी लॉ मर्ज था तो वो कंपनी लॉ की अच्छी तैयारी करने का मतलब ये होता था कि आपका पेपर पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज कंपनी लॉ का वॉल्यूम कम था वहाँ पर, और ये निस्बतन मर्केंटाइल लॉ की निस्बतन आसान है। मर्केंटाइल लॉ भी दिलचस्प है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सॉरी, देखा पहला शिकार हुआ है इस चीज़ का, अगर यही पूछा था। कोई बात नहीं, वैसे तो ज्ञान बट रहा है जहाँ बैठ। ले लो ले लो ले लो। अच्छा, तो कंपनी जो कंपनीज एक्ट है या कंपनी लॉ जो है ये आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है अभी, और एक 100 मार्क्स का पेपर इसकी बुनियाद पर CFAP में आना है आपका, कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिस के नाम से। तो इसलिए ये यहाँ पर पढ़ के समझना और अंडरस्टैंड करना और बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसकी बेसिक्स को एक दफ़ा दोबारा से समझें। बेसिक्स यहीं पर ही बनेगी हर चीज़ की। फाइनल्स में कॉर्पोरेट लॉ वैसे भी ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर का मतलब ये है कि आप लॉ साथ लेके जा सकते हैं। तो जब जाहिर है आप लॉ साथ लेके जा सकते हैं तो वो लॉ की रिप्रोडक्शन तो नहीं पूछेंगे ना आपसे कि लॉ रिप्रोड्यूस कर दो। वहाँ पर फिर वो उसकी बड़ी इन डेप्थ किस्म की अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग आपको ओवर द पीरियड बिल्ड करनी पड़ती है। फिर नॉर्मली पाकिस्तान में ना टैक्स की प्रैक्टिस कॉमन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉमनली टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं कि टैक्स में सर्विसेज दे रहे होते हैं। कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इसकी काफ़ी अच्छी हाई डिमांड है, गिवन कि आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, नई कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती हैं, इंसेंटिवाइज होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज हो रही हैं और कंपनियां ज़्यादा बन रही हैं, तो इसकी काफ़ी डिमांड है आगे आगे। दूसरा, हर कंट्री के अपने अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में कॉर्पोरेट लॉ लॉयर्स करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ का काम लॉयर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ लॉयर्स एक माकूल तादाद में पढ़े लिखे समझदार लॉयर्स मौजूद होते हैं। तो अकाउंटेंट्स डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस कॉर्पोरेट लॉज। लेकिन पाकिस्तान में लॉ और लॉयर्स के हालात का आपको इल्म है ही, तो लिहाजा जब भी कोई संजीदा काम कॉर्पोरेट लॉज में करना होता है तो फिर अकाउंटेंट्स करते हैं। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स ये काम करते हैं वो बहुत कम हैं जो समझदार और सारी चीज़ों को समझते हैं। ज़्यादातर लॉयर सिर्फ आपको पता है वो ज़मानतें करवा के और वो कोर्ट मैरिज करवा के अपना दिहाड़ी लगाते हैं, घर चले जाते हैं। वो उनको पता है ना कि प्रोसेस कैसे चलता है। कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस में ना कोर्ट में जाना आना बहुत ही कम है, 10% काम होगा कोर्ट में जाने का कभी, वरना ये सारी प्रैक्टिस अपने ऑफिस में बैठ के करने वाली है। तो लॉयर के मिजाज की नहीं है, नॉर्मली हमारे लॉयर्स के मिजाज की नहीं है। अच्छे लॉयर्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन फिर ये आपको करना पड़ता है, तो इसलिए आपने इसको इस एंगल से, इस तरीके से पढ़ना है। कंपनी का
एक जो स्ट्रक्चर है या कंपनी का एक जो काम करने का तरीका है, इसकी बुनियाद, इसकी बेसिक्स के ऊपर मैं आज बात करता हूँ। शुरू करते हैं आगे आगे इसके ऊपर। आपके दिल में ख्याल आया कि जी कारोबार करें, आपने वो कारोबार कोई भी सोच लिया। आपने सोचा कि एक प्लास्टिक की छोटी सी फैक्ट्री लगाता हूँ, प्लास्टिक के पाइप बना बना के बेचूंगा। अब वो जो प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली मशीन है, वो आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ा सा आपने शेड बनाया और वहाँ पे मशीन रखी और काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में तो कोई नहीं पूछता आपको कुछ अर्सा, जब तक बड़ा छोटा स्केल का बिजनेस है, कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। थोड़ा सा बड़े होने लगे तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। कोई फैक्ट्रीज ऑर्डिनेंस की कंप्लाइंस के लिए आ जाता है कि आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, किसी अप्रूवल ही नहीं ली। कोई आपके पास आ जाता है, वाजिब, घरेलू मीटर से बिजली की मशीनें चला रहे हो, घरेलू मीटर के लिए लोड अप्रूव करवाया है और इंडस्ट्री चला रहे हो, लेस्को आ गया आपका मीटर काटने के लिए, ठीक है, उनको आपने किसी तरह राज़ी किया। फिर टैक्स वाले आ गए सेल टैक्स लेने के लिए, पूछते हैं भाई रजिस्टर्ड कहाँ हो, तो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, पाइप बनाता हूँ बस बेच देता हूँ। तो आपको फिर सोचना होता है कि मैंने कारोबार कैसे करना है। क्या मुझे अपने ज़ाती नाम पे ये कारोबार रजिस्टर करवाना है, यानी मैंने सोल प्रोप्राइटर के तौर पर काम करना है, या मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ और पार्टनरशिप फर्म के तौर पे काम करूँ, या फिर मैं कंपनी के तौर पर काम करूँ। आपने इन तीन में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होता है। आप चाहें तो अपने नाम पर काम करते रहें इंडिविजुअल के तौर पे, किसी को कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो आप एक पार्टनरशिप फर्म बना लें, उसका भी किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन आप चाहें तो कंपनी भी बना सकते हैं। लेकिन जाहिर है इन सब में कोई ना कोई फ़र्क होगा कि ये कोई कंपनी क्यों बनाएगा, कोई प्रोप्राइटरशिप क्यों बनाएगा, कोई पार्टनरशिप क्यों बनाएगा। जाहिर है कुछ चीज़ें फ़र्क होंगी एक दूसरे के साथ। तो वो जो चीज़ें फ़र्क हैं उनको हमने थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप का फ्रॉम द बिजनेस। ओनर एक सेपरेट पर्सन होना चाहिए, बिजनेस सेपरेट पर्सन होना चाहिए। ये वाली चीज़ इन दो फॉर्म्स में आप नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप नहीं कह सकते कि मैं सेपरेट पर्सन हूँ, मेरा बिजनेस सेपरेट है। मिसाल के तौर पर शोएब ने एक शॉप शुरू की, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया, अपना 1 करोड़ रुपया लगा के डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया और बड़ा जनाब बड़े जज्बे से कारोबार शुरू किया। कोई साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे तो कारोबार बंद कर दिया और हिसाब किताब करके बता दिया जी मेरा 4 करोड़ का नुकसान हो गया। ऐसा हो सकता है? करोड़ रुपए से कारोबार शुरू किया और ये 4 साल के बाद क्या जी मेरा तो कारोबार में नुकसान बड़ा हुआ, 4 करोड़ का नुकसान हो गया, लिहाजा घर वालों से और मांग रहे हैं 3 करोड़ रुपए दें, वो नुकसान हो गया, पूरा करना है। हो सकता है? करोड़ रुपया अपना डाला, मुलाजम रख लिए, उनकी 6-6 महीने की तनख्वाही नहीं दी, बिजली के बिल आ गए, उसके पैसे नहीं दिए, माल उठा लिया लोगों से जो कि रखा स्टोर में पड़ा हुआ है, वो माल वापस नहीं ले रहे, पैसे मांग रहे हैं। तो अपने नुकसान के अलावा का इन्होंने स्टोर बंद कर दिया, लेकिन अब लोगों का 3 करोड़ रुपया इन्होंने देना है। ये लोगों से कहता है यार कारोबार बंद हो गया, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास है ही नहीं, कारोबार ही बंद हो गया। लोग कहेंगे कुछ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, अब कारोबार ही नहीं चला तो रहने दो। क्या ख्याल है? ऐसा कोई कहता है? वो कहते हैं कारोबार नहीं चला तो आपका नहीं चला ना, मेरे से तो चीज़ ली थी आपने, या मैं आपकी एम्प्लॉयमेंट कर रहा था, मैं तो 6 महीने काम करता रहा हूँ, मेरी तो तनख्वाह बनती है, कारोबार आपका नहीं चला, मैं कौन सा आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार था, तो लिहाजा आपने मेरा नुकसान किया, मेरा नुकसान पूरा करें। आपको अपना कोई प्लॉट बेचें, गाड़ी बेचें, घर बेचें, आपको लोगों के पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज इन दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो मेरा तो नुकसान हो गया इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यू डू नॉट एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी इन दो केसेस के अंदर। जबकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है
कंपनी में आप लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी में कंपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है जो कि डिस्टिंक्ट है ओनर्स से, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स, जो ओनर्स होते हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, या जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है उसमें उसको शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? हम इसको आज पढ़ रहे हैं 2022 में बैठ के। ये केस है 1800 समथिंग का। मिस्टर सोलमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, समथिंग लाइक दिस उस केस का टाइटल है। ये एक साहब थे इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसके आसपास में कंपनियां बनना शुरू हुई थी। इन्होंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाई, कहीं पर जो भी कंपनियां रजिस्टर करने का इदारा था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इन्होंने उस कंपनी में कुछ पैसे डाले जो कि कारोबार करने के लिए उस कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। उस कंपनी में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इन्होंने एक 100 पाउंड जमा करा दिए, लेकिन 100 पाउंड से तो कारोबार नहीं होता। इन्होंने 100 पाउंड जो था ये कैपिटल की मद में दिया। कैपिटल समझते हैं ना आप लोग? कैपिटल वो रकम जो ओनर्स ने इन्वेस्ट की है। इन्होंने 100 पाउंड कैपिटल दिया और एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने 10,000 पाउंड लोन दे दिया कंपनी को, अपनी ही कंपनी को लोन दे दिया, और उस लोन के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख लिया कि अगर कंपनी मेरा लोन रीपे ना कर पाई तो मैं कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना लोन रिकवर कर लूँगा। और इधर उसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए मिस्टर सोलमन की हैसियत में भी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी की हैसियत में भी, जो कि खुद ही था, ये अपनी कंपनी को लोन दे दिया। उसके बाद लोगों के साथ कारोबार करना शुरू कर दिया। किसी को माल बेच रहा है, किसी से ख़रीद रहा है, किसी से गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है, किसी सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहा है। लोगों को उस वक्त कंपनीज की इतनी समझ नहीं थी, इसकी अपनी कारोबारी हैसियत अच्छी थी तो लोग इसकी कारोबारी हैसियत के मुताबिक डील करते रहे। लेकिन ये जिससे भी पैसे पकड़ता था उसे कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देता था जी कंपनी ने आपसे इतने पैसे लिए, और वो कहते थे हाँ जी हमने कंपनी को दिए, वो भी साइन कर देते थे। किसी से गुड्स लेता था तो उसको भी लिख के देता था जी कंपनी ने आपसे इतने की गुड्स ली, वो कहता हाँ जी कंपनी ने ली, अगला भी साइन कर देता था। एक दिन आया तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, मिस्टर सोलमन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कारोबार बंद हो गया जी, नुकसान हो गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कारोबार है, कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात नहीं, आपका नुकसान हो गया, हमारे पैसे दे दें। कहते जी आपके पैसे मैंने थोड़ी देने हैं, आपके पैसे तो कंपनी ने देने हैं। कहते जी कंपनी में और आप में क्या फ़र्क है, आप और कंपनी तो एक ही चीज़ है। सोलमन ने कहा नहीं जनाब, मैं मिस्टर सोलमन हूँ, वो कंपनी सोलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, हम दो अलग अलग शख्सियात हैं। मैं अलग शख्सियत हूँ, वो अलग शख्सियत हैं, आपके पैसे उन्होंने देने हैं, मैंने नहीं देने। लोगों ने कहा हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। उसने कहा जी कर दें केस, कोई बात नहीं, जब आप मेरे ऊपर केस करेंगे तो वो केस तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं। सारे कागज़ों पे लिखा हुआ है आपने कंपनी को गुड्स दी, आपने कंपनी को सर्विसेज दी, कंपनी ने आपके पैसे देने, कंपनी का दिवालिया हो गया है, कंपनी आपको पैसे नहीं दे पाएगी। तो लोगों ने कहा हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। उसने कहा तुम मेरे ऊपर केस कर लो, बल्कि बेहतर यह है कि तुम कंपनी पे केस करो, क्योंकि कंपनी ने तुम्हारे पैसे देने हैं। और बल्कि कंपनी पे तुम क्या केस करोगे, कंपनी पे मैं केस करता हूँ, कंपनी ने तो मेरे पैसे भी देने हैं। ये 10,000 पाउंड मुझसे लोन लिया हुआ था, तो मैं कंपनी के ऊपर केस करता हूँ। उसने केस कर दिया अपनी कंपनी पे। मिस्टर सोलोमन उसी कंपनी में जिसमें वो अकेले शेयर होल्डर थे उसके ऊपर केस कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केस चला गया उसका कि जनाब ये मिस्टर सोलोमन आए कहते हैं जी अपनी कंपनी के ऊपर ही केस करके कह रहे हैं इस कंपनी ने मेरे पैसे देने हैं, इस कंपनी ने बाकी लोगों के पैसे भी देने हैं। हेल्ड उस केस में कि मिस्टर सोलोमन सच्चे हैं, ये सही कह रहे हैं, कंपनी ने वाकई इनके पैसे देने हैं। इन्होंने वाकई कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कंपनी इनके पैसे ना दे पाई तो ये कंपनी के एसेट्स बेच के भी अपने पैसे ले लेंगे, तो कंपनी के एसेट्स के ऊपर पहला हक इन्हीं का ही है, बाकी लोगों का नुकसान है। और मिस्टर सोलोमन किसी का कोई 1 रुपया भी देने के पाबंद नहीं है।
दिस वाज द फर्स्ट केस जहां पर कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को कोर्ट्स में एक्सेप्ट किया गया कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और उसके ओनर्स सेपरेट पर्सन हैं। उसके बाद से फिर कॉरपोरेट कल्चर फ़रोग पा गया। आज की डेट में कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है हमेशा और उसके ओनर सेपरेट पर्सन होते हैं। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आपने पढ़ा हुआ है पीछे बिजनेस लॉ में, यहाँ पर एक भी पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, एक नया आ जाता है तो पार्टनरशिप दोबारा से बनती है। कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के ओनर्स के साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के ओनर्स रहें ना रहें, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है। कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है परपेचुअल सक्सेशन का। परपेचुअल, कॉन्टिन्यूड, जारी रहने वाली, सक्सेशन एक से दूसरे पर्सन को जो सक्सीड हो जाती हैं चीज़ें। तो कंपनी की ओनरशिप परपेचुअल सक्सेशन है। 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, ये जो 4 बैठे हुए हैं इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई, खुशी खुशी कंपनी बनाने का सर्टिफिकेट लिया, उसमें कैपिटल जमा कराया, शेयर्स अपने नाम लगाए, पहला कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, कहीं बैठ के पार्टी कर रहे थे, छत गिर गई ऊपर, अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़िंदगी मौत का पता है, आप चारों ही अल्लाह को प्यारे हो गए तो कंपनी भी साथ अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। कंपनी साथ अल्लाह को प्यारी नहीं होगी, कंपनी रहेगी। इनके शेयर जो थे वो इनके जो भी वर्सा होंगे उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है। विद द डेथ ऑफ द ओनर्स द कंपनी डज नॉट डाई, विद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन चारों ने कंपनी बनाई, इन चारों ने कंपनी चलाई, अच्छी कंपनी चलाई, साल में अच्छे प्रॉफिट शो किए। एक दिन उन्होंने फैसला किया यार किसी को बेच देते हैं। इन चारों ने अपने शेयर्स उठा के मुझे बेच दिए। अब ये चले गए चारों, मैं कंपनी का ओनर हूँ, बट कंपनी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप आपको याद हो थोड़ी बहुत, आपने पेपर दे के अभी थोड़े दिन पहले उसका पेपर दे के आए कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट था। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या थी? वो सारे एसेट्स जो पार्टनरशिप की मलकियत हैं या पार्टनरशिप के पैसों से खरीदे गए हैं, ऐसा ही था। वो किसकी मलकियत होते थे अल्टीमेटली? पार्टनर्स की मलकियत है ना। हम कहते थे अगर एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो आपने उसको उसका शेयर निकाल के देना है। अगर आप उसके शेयर के साथ काम करते रहे तो उसको उसका प्रॉफिट का शेयर मिलता रहेगा या उसके वर्षा को आपने देते रहना है पैसे, अगर याद हो तो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है वो आपको शेयर्स की शक्ल में मिल गई है। आप कंपनी छोड़ के जाते हैं तो मतलब ये होगा कि वो शेयर्स आप किसी और के हवाले कर गए हैं, अब वो उन शेयर्स का ओनर है। आपने आपस में तय करना है कि आपका क्या लेन देन है एक दूसरे के साथ। तो कंपनी के कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं या इसकी बुनियादी डेफिनेशन जो है, जो लॉ की डेफिनेशन नहीं है, आप वो डेफिनेशन कह सकते हैं। वो डेफिनेशन कंपनी की भी है, कॉरपोरेट की भी है, कॉरपोरेशन की भी है, बॉडी कॉरपोरेट की भी है। ये वो डेफिनेशन है जो जनरली जो समझी जाती है। कंपनी is a form of doing business. It has separate legal personality distinct from its members. It can sue and be sued in its
own name without joining the members. It has perpetual succession. It can incur liabilities and own assets. सेपरेट पर्सनालिटी है बट लीगल पर्सनालिटी है। लीगल पर्सनालिटी के लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है आर्टिफिशियल पर्सन की। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पूरा पर्सन कंसिडर किया जाता है आपको। आप एक नेचुरल पर्सन है, आप एक नेचुरल पर्सन है। अगर आपने ये सब्सटेंशिएट करना हो कि आप एग्जिस्ट करते हैं तो कोई चीज़ साबित करनी पड़ेगी आपको कि आप एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सुहेब ने कहना होगा जी मैं हूँ, दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। कोई कहता नहीं साबित करो, अपनी एग्जिस्टेंस को साबित करो। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल कार्रवाइयों के लिए ज़रूरी है, वरना आप अगले को कह सकते हैं लो भाई एग्जिस्ट करता हूँ, देख लो मैं बैठा खड़ा नज़र नहीं आ रहा आपको, मैं वज़न रखता हूँ, मैं जगह घेरता हूँ, मैं इसमें सांस ले रहा हूँ इस फिजा में, तो मुझे देख लो। मेरी एग्जिस्टेंस के लिए कोई और चीज़ तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अगर मैंने ये साबित करना है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, फ़लाँ नाम से ABC लिमिटेड एग्जिस्ट करती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जाके दीवारें देख लो वो ABC लिमिटेड की दीवारें हैं, जाके मशीनें देख लो वो ABC लिमिटेड की मशीनें हैं। उसके लिए मुझे कागज़ दिखाना पड़ेगा कोई कि ये कागज़ है, इस कागज़ पे लिखा हुआ है कि ABC लिमिटेड एग्जिस्ट करती है। ये कागज़ किसी मजाज अथॉरिटी ने इशू किया है, SECP ने या रजिस्ट्रार ने इशू किया है, लिहाजा वो कागज़ उसकी एग्जिस्टेंस का बुनियाद होगा और उसी कागज़ की वजह से हम उसको कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बिल्कुल एक पर्सन की तरह से ही हैं, लेकिन वो है आर्टिफिशियल पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा एसेट्स कंपनीज ओन करती हैं। ये जितने शिप हैं शिपिंग कंपनीज ओन करती हैं, ये जितने प्लेन्स हैं ये आपकी जो कंपनीज हैं क्या कहते हैं इनको, एयरलाइंस, ये ओन करती हैं। गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कंपनीज ओन करती हैं। तो दीज एसेट्स दे कैन ओन एसेट्स एंड दे कैन इनकर लायबिलिटीज़। कंपनी ने किसी के पैसे देने हों और मैं कंपनी का मेंबर हूँ तो मुझसे ज़ाती हैसियत में नहीं पूछा जा सकता कि भाई आप पैसे दो, कंपनी से लेने अपने। कंपनी दे सकती है तो ठीक है, नहीं दे सकती तो आपकी। अब इसमें ना कैपिटल का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है थोड़ा सा मज़ीद आपने अकाउंटिंग आप लोगों ने तो पढ़ ली होगी ना अब तक, कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग पढ़ी होगी। शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों को, शेयर कैपिटल। कंपनी बनी मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी ने मिलकर बनाई, 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। मिस्टर ए ने उसके 1 लाख शेयर्स ओन किए, मिस्टर बी ने उसके 2 लाख शेयर्स ओन किए और मिस्टर सी ने भी उसके 2 लाख शेयर्स ओन किए। कुल मिला के इस कंपनी के 5 लाख शेयर्स इशू हुए। इन्होंने बेसिकली शेयर्स कैसे बनाए, इन्होंने आपस में डिसाइड किया था। मिस्टर ए ने कहा था कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, इन्होंने कहा था मेरे पास 20 लाख हैं लगाने के लिए बिज़नेस में, और इन्होंने भी कहा था कि मेरे पास 20 लाख हैं बिज़नेस में लगाने के लिए। तो कुल उनके पास 50 लाख रुपए थे जो कि बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर सकते थे। ये उन्होंने तय किया कि अच्छा ठीक है जी 50 लाख कर लेते। अब इस 50 लाख को शेयर्स में तकसीम करना था।
तो इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये कहा कि चलो हम ना अपनी कंपनी का शेयर 10 रुपये का रख लेते हैं, 10 रुपये का शेयर रख लेते हैं। तो अब जब 1 मिलियन को 10 पे डिवाइड किया तो 1 लाख हिस्से बने। मैंने कहा ठीक है, टोटल में से 1 लाख हिस्से मैं ले लेता हूँ। टोटल 50 लाख शेयर्स हैं, 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, इसके 5 लाख हिस्से बनेंगे, इसके 5 लाख शेयर्स बनेंगे, तो इसमें से इतने इतने हम ओन कर लेते हैं। अगर ये आपस में डिसाइड करते, अगर ये आपस में डिसाइड करते कि यार 10 रुपये जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक लोअर किस्म की वैल्यू है किसी एक शेयर की, किसी एक हिस्से की, किसी एक यूनिट की, हम 100 रुपये रख लेते हैं, तो पैसे तो इतने ही लगाने थे इन्होंने। यहाँ से क्या होता, एक एक ज़ीरो कट जाता। हम कहते जी इसने 10,000 शेयर्स लिए हैं, इसने 20,000 शेयर्स लिए हैं और इसने भी 20,000 शेयर्स लिए हैं। पैसे वही हैं जो लगे हुए हैं, सिर्फ अब उसका नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर फर्क पड़ गया है। समझ आ रही है बात? तो आज की डेट में कंपनी की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही होगी? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही होगी आज की डेट में इस कंपनी की? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आज की डेट में 0 हैं, तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल। पहला दिन है ना, अभी तो कोई लायबिलिटी इनकर नहीं की, तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल। कितने के एसेट्स हैं? 5 मिलियन के एसेट्स हैं और 5 मिलियन का ही आपका कैपिटल है। वो जो कैपिटल आपने लिखा है वो बेसिकली कैश की सूरत में आपके पास पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ बात समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं? और ये अकाउंटिंग इक्वेशन पहले देखी हुई है? कोई नवी चीज तो नहीं बता दी आपको? चलो शुक्र है। आपने 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद आपने 2 मिलियन का, 2.5 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। 2.5 मिलियन का प्रॉफिट, ये जो 2.5 मिलियन का प्रॉफिट है, जाहिर है ये कहाँ जमा होगा? कैपिटल में जमा होगा ना। तो आपने 2.5 मिलियन का जो प्रॉफिट अर्न किया वो आपके कैपिटल में जमा हो गया। अब आपका कैपिटल है 7.5 मिलियन का, ठीक है। जाहिर है इधर एसेट्स भी इंक्रीज हुए होंगे। वो जो आपने प्रॉफिट अर्न किया या तो वो रिसीवेबल की शक्ल में पड़ा होगा, आपने लोगों से लेने हैं पैसे, या फिर वो किसी एसेट की शक्ल में आपके पास पड़ा होगा, कैश की शक्ल में पड़ा होगा, स्टॉक की शक्ल में पड़ा होगा आपके पास। एसेट्स आपके बहरहाल इंक्रीज होके इतने के हो गए होंगे, ऐसे ही है। अब आपका एक शेयर जिसका आपने 1 यूनिट 100 रुपये का उस वक्त डिटरमिन किया था, और टोटल आपने शेयर जो बनाए थे वो बनाए थे 50,000। अब आप इस कैपिटल को, ये जो आपका 1 साल के बाद जो पोजीशन है 75 लाख रुपए की, इसको आप डिवाइड करोगे उस 50,000 के ऊपर। अब वो 100 रुपये वाला शेयर जो है उसकी जो नेट वर्थ है वो 150 रुपये हो चुकी है। बिकॉज जब आपने लगाए थे तो 100 रुपया लगाया था, ऊपर कंपनी ने मेहनत की, कारोबार किया, तो 50 रुपये पर शेयर ऐड हो गए। अब आज आपके शेयर की वर्थ 150 रुपये है। आज आप में से कोई, मिस्टर ए बी सी में से कोई भी अपने सारे शेयर्स या अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स किसी को बेचना चाहता है तो वो कंपनी ने नहीं पैसे लेने उससे। अब सिर्फ ये होना है कि मिस्टर ए ने जो पहले 10,000 शेयर्स ओन करते थे, इन्होंने अब अपना जो स्ट्रक्चर था उन्होंने कुछ शेयर्स अपने मिस्टर डी को बेच दिए, उन्होंने 5,000 शेयर्स मिस्टर डी को बेच दिए और उससे हर शेयर के ऊपर 150 रुपये लिए। कम ज़्यादा ले सकता है, उसकी मर्जी है। 150 रुपये लिए तो कितने पैसे बन जाएंगे? ये 150 को मल्टीप्लाई करो ज़रा इसके साथ, 7,50,000। ऐसा 7,50,000 रुपये उससे लिए। कंपनी क्या करेगी? कंपनी अब सिंपली अपने पास नोट कर लेगी कि अब हमारे 4 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी और डी। ए के पास हैं हमारे 5,000 शेयर्स, बी के पास हैं 20,000 शेयर्स, सी के पास भी 20,000 हैं और डी के पास 5,000 हैं। ठीक है, बस इतना नोट कर लेगी कंपनी। ये पैसे कंपनी को दोबारा नहीं मिलने, कंपनी को पहले दफ़ा मिलने थे जो उस वक़्त जिन लोगों को शेयर शुरू में दिए थे वो आपको मिल गए थे। इसीलिए
आप स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, ये पैसे आपको मिलते हैं या आप देते हैं, कंपनी को नहीं जाते वो पैसे, बिकॉज कंपनी को उस टाइम पे ही पैसे मिलने थे जब शेयर कैपिटल इशू हुआ था। जो कंपनी नफ़े में होती है, प्रॉफिट में होती है, उस कंपनी के शेयर कैपिटल की वर्थ बढ़ जाती है कि उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं पहले जितने, तो आपका वो ब्रेकअप प्राइस या नेट एसेट पर शेयर वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे काम करते हैं। ना तो मिस्टर ए के पास 5,000 शेयर 10,000 शेयर थे तो कंपनी को कोई फ़र्क पड़ता था, ना इनके पास 5,000 रह गए तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है। कंपनी इनडिफरेंट है, पहले 3 शेयर होल्डर थे अब 4 हो गए, ये 4 की बजाय 10 हो जाएं 20 हो जाएं, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिक जी कंपनी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। कंपनी लॉ हमने पढ़ना है ICAP की किताब से, रिवीजन नोट्स खुद बनाएं तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप खुद बनाएं, खुद नहीं बना सकेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद बनाएं, क्योंकि इसको पढ़ के अपने जो नोट्स आप बनाएंगे वो आप चाहे थोड़े बहुत गलत भी बना लें, वो फिर भी मेरे बनाए हुए या किसी भी और टीचर के बनाए हुए नोट्स की निस्बत आपके लिए वो 10 टाइम ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि वो आपने खुद मेहनत करके बनाए हैं। जब आप एक लफ्ज़ लिखेंगे ना तो आपको पता होगा कि इसकी बैग पे एक पैरा था, उस पैरे में से मैंने एक लफ्ज़ निकाला है बस, ये तो इसलिए आपको खुद मेहनत करनी है ये वाली। कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और ये मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये वो चीज़ें हैं, डेट्स एंड लाइबिलिटी, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लीगल ऑब्लिगेशंस, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो 1 पॉइंट का 1.1 ये आपने पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं अभी बता देता हूँ कि कंपनी के मेंबर्स, जैसे ABCD लोग मेंबर्स हैं, हो सकता है ये चारों के चारों डायरेक्टर भी हों, हो सकता है इनमें से सिर्फ 2 डायरेक्टर हों, हो सकता है सिर्फ 3 डायरेक्टर हों। तो कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी मेंबर्स की नहीं होती, कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं, मुंतखब किए जाते हैं। एक दफ़ा डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है तो वो 3 साल के लिए वो लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर्स फिर अपने में से किसी एक पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव उतने अरसे तक रहता है जितने अरसे तक के लिए उसको डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया हुआ होता है। कंपनी के बिहाफ पे बैंक अकाउंट खोलना, कंपनी के बिहाफ पे लोन लेना, कंपनी के बिहाफ पे मशीनें खरीदना, माल खरीदना, बेचना, मेंबर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी है? डायरेक्टर्स की। अगर चारों मेंबर चारों डायरेक्टर भी बन जाएं तो एक और बात है, फिर चारों की कलेक्टिव जिम्मेदारी होगी। लेकिन बड़ी लिस्टेड कंपनीज में देखें 10-12,000 15,000 शेयर होल्डर होते हैं, अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, पता भी नहीं होता कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, सिर्फ उनको स्टेटमेंट्स आती हैं यदि आपकी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया या इतना लॉस किया। कौन कर रहा है वो प्रॉफिट या लॉस? डायरेक्टर्स, जो कि आपने इलेक्ट करके बिठा दिए। वही कंपनी के बिहाफ पे सूट्स फाइल करते हैं लोगों के ऊपर, और कंपनी के ऊपर जो मुकदमात फाइल होते हैं वो डायरेक्टर्स ही उनका जवाब देते हैं। डायरेक्टर्स ही कंपनी में अपॉइंटमेंट्स करते हैं, CFO किसको अपॉइंट करना है, IT के लोग कौन रखने हैं, ये सारा काम डायरेक्टर्स करते हैं। कौन से रीजन में सेल परचेज करनी है, कौन से में नहीं करनी, डायरेक्टर्स का काम है। मेंबर्स का काम बुनियादी नोयत का है, चंद एक बुनियादी नोयत की चीज़ें मेंबर से पूछनी पड़ती हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, उठा के कराची ले जाएं, जब तक मेंबर्स अप्रूव नहीं करेंगे मेजॉरिटी से तब तक नहीं होगा। या ये कि कंपनी को मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर दें, मेंबर्स अप्रूव करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लीजिए 1.1 आपके पास ये बुक आपको सेंड कर दी हुई है ना? कर दी, ICAP की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, डाउनलोड कर लो। छपी हुई किताबें भी आ जाएंगी एक आजकल में, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से रीडिंग शुरू कर लेंगे। और इसकी ग्रेड तो आपको सेंड की होगी यार, की हुई है ना, ग्रुप में सेंड की हुई है, मोहम्मद अकबर ने की है, उनसे मैंने करवाई थी। ये कितना है? कैफ 7
ये देखो जी, ग्रेड ये कहती है कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ये तो बिजनेस लॉ है, इसके नीचे कंपनी लॉ है, हाँ कैप 7 कंपनी लॉ हो गया। इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स 15 से 20 नंबरों के मार्क्स आने के पेपर आना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में से 20 से 25 का, मीटिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव 20 से 30, अकाउंट्स एंड डिविडेंड 15 से 20, वाइंडिंग अप 15 से 20, 100 नंबरों का पेपर ऐसे बनना है। तो एक्चुअली जो है ना, उन्होंने कहना ये कहा बेसिकली ये है कि कुछ भी कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ के ऊपर एक जितनी कोशिश करनी है, ठीक है, तो एक जितनी कोशिश कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। एक रेगुलेशंस हैं जो कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेगुलेशंस हैं, उसमें से सिर्फ एक रेगुलेशन है, और सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 की कुछ सेक्शंस हैं। बाकी मेजरली आपका जो काम है वो कंपनीज एक्ट पढ़ना यहाँ पर काम है, कंपनीज एक्ट 2017 ये पढ़ेंगे हम इसमें। कोई बात पूछने वाली, कोई बात डिस्कशन वाली आपके जहन में आ रही हो? नहीं, अगर अभी आपके इतने शेयर्स हैं, कितने, ये 5 और 5 10 और 20, ये 50,000 शेयर्स हैं, आपको लगता है कि हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, अगर कंपनी के पास मज़ीद पैसे आएँ तो बिज़नेस बड़ा फ्लरिश कर सकता है, तो आप 50,000 मज़ीद शेयर्स इशू कर दें, वो फिर पैसे कंपनी को मिलेंगे। कंपनी इनसे कहेगी कि आप लोग खरीदेंगे, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो 50,000 शेयर्स भी आप ख़रीद लें, इसी रेशो में ख़रीदें। मिस्टर ए मज़ीद 5,000 शेयर्स ख़रीद सकते हैं, ये मज़ीद 20 खरीद सकते हैं, ये ना ख़रीदें या इनमें से कोई एक इनकार कर दे या 2 इनकार कर दें, तो फिर वो डायरेक्टर्स किसी को बाहर भी बेच सकते हैं वो शेयर्स। फिर यहाँ पर ABCD के बाद E और F भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी हर दूसरे दिन शेयर इशू करती रहे, आपको प्लान करना पड़ता है, पूरा एक इशुएंस ऑफ शेयर्स का तरीकाकार है, यही हमने पढ़ना है यहाँ पर। ये तो वो शेयर हैं जो कंपनी ने शुरू में जब इनकॉर्पोरेट हुए थे उस वक्त बनाए थे। कोई डिस्कशन वाली बात? कोई नहीं, छुट्टी करें फिर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।